जो यूकैरियोट्स होते हैं ये एडवांस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होती हैं और प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद नहीं होती। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, तो हमें नहीं पता अंडे का बनेगा क्या, उसको जिंदगी मिलेगी, चूजा मिलेगा आगे जाके कि यहाँ तवे पर फ्राई हो। फंक्शंस और इनके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं किस किस प्रोटीन के बने हुए हैं, इसे आपने एमसीक्यूज के तौर पर देखना है। इसकी प्रोटीन के बारे में आपकी बुक में जिक्र नहीं है, लेकिन मॉडर्न स्टडीज बताती है वेमेंटाइन और कैराटिन प्रोटीन इसे बनाती है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक करिए कैलवान के प्लेटफॉर्म से। मैं हूं मोहम्मद कामरान और आज हम अपने चैप्टर नंबर 4 को ही आगे लेकर चलेंगे और इसको आज कंप्लीट करेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद होते हैं, उसे काइंडली देख लिया करें। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो ऑर्गेनेली जिसको हम कहते हैं वैक्यूल। वैक्यूल लफ्ज़ निकला किससे है? वैक्यूम से निकला, और वैक्यूम कहते हैं खाली जगह को। असल में डेवलपमेंट के दौरान हो कुछ उस तरह रहा होता है कि छोटी छोटी थैलियाँ मिलकर एक बड़ी सी थैली बना देती है सेल के अंदर, जिसे आप क्या कहते हैं? वैक्यूल कहते हैं। इस वैक्यूल के मुख्तलिफ फंक्शन है, जिसमें से एक फंक्शन है स्टोरिंग करना, इसलिए इसको कहते हैं सेल का स्टोर हाउस। अब ये सेल का स्टोर हाउस है और बात करते हैं इसकी प्रेजेंस की। ये एनिमल और प्लांट्स में दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन फर्क क्या है? एनिमल के अंदर, प्लांट के अंदर इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये रिमेनिंग ऑर्गेनेलिज को पुश कर देता है टुवर्ड पेरिफेरी और द पेरिफेरल एरिया ऑफ द सेल, यानी एक नुक्कर की तरफ क्या कर देता है? उसे पुश कर देता है। इवन के प्लांट का न्यूक्लियस भी सेंटर में नहीं होता। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। इसके फंक्शन की बात करें तो उससे पहले मैं ये बताता चलूँ, इसकी जो मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन इसकी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। सेल के अंदर जब कभी पानी ज्यादा आ जाता है, लेट्स सपोज दिस इज अ सेल, और ये उस सेल के अंदर उसकी क्या मौजूद है? वैक्यूल मौजूद है। जैसे सेल के अंदर पानी ज्यादा आ जाता है तो ये डर होता है कहीं सेल का साइटोप्लाज्म डाइल्यूट ना हो जाए, उसकी कंसंट्रेशन चेंज ना हो जाए, तो सिंपली क्या किया जाता है? उस पानी को इस वैक्यूल में भेज दिया जाता है। तो इस तरह क्या होता है, जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है सेल का, वो पतला नहीं होता, डाइल्यूट नहीं होता। ये तो था इसका एक फंक्शन। इसी के साथ साथ फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी वैक्यूल की जरूरत होती है, उसे फूड वैक्यूल कहते हैं। जिसमें गैस हो उसको गैस वैक्यूल कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि प्लांट के लिए, खास तौर पे वो प्लांट जिनमें लकड़ी नहीं होती और इन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है, उसमें ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मसलन ये हमारे पास प्लांट का सेल है, ये प्लांट का सेल है, और इस प्लांट के सेल की अगर हम बात करें तो इस प्लांट के सेल के अंदर काफी सारे वाटर को एंटर करवाया जाता है, जिसकी वजह से ये वाटर इसकी वाल पर प्रेशर लगाता है, और उस प्रेशर को आप कहते हैं टर्जर प्रेशर, जिसकी वजह से ये सेल टर्जिड हो जाता है। और इस तरह वो पौधा जिसके अंदर लकड़ी नहीं होती वो भी अप स्ट्रेट खड़ा रहता है। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? टर्जिडिटी। इसके अलावा अगर किसी वैक्यूल के अंदर पिगमेंट मौजूद है तो वो खास पिगमेंट फ्लावर्स की पेटल को देता है। तो ये था हमारे पास वैक्यूल। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, बात करते हैं सेंट्रियोल्स के बारे में। सेंट्रियोल से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपको पता होना चाहिए माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती है। असल में एक ट्रिपलेट, 3-3 का जो एक ग्रुप है, इसे आप नाम देते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ऐसे टोटल ये सिलिंड्रिकल अरे हैं, सिलेंडर्स हैं, सिलेंडर नुमा शक्ल है। कितने? 9 ट्रिपलेट। ये मैंने आपके सामने एक ट्रिपलेट बनाया है, और ये ट्रिपलेट किसका है? माइक्रोट्यूब्यूल का है। ऐसे 9 ट्रिपलेट मिलकर सेंट्रियोल बनाते हैं। आइए देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये 3 का एक ग्रुप है, जिसको मैंने यहां पर ड्रा कर दिया। ऐसे एक और ग्रुप होगा, ऐसे मजीद एक और ग्रुप होगा,
एक और, ऐसे राउंड अबाउट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 9 ट्रिपलेट्स मिलेंगे और ये ट्रिपलेट्स मिलकर जो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे उसे आप क्या कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम इसका जिक्र इतना ज्यादा कर रहे हैं? डियर स्टूडेंट, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस के पास इनका पेयर पड़ा होता है हमेशा एट द राइट एंगल ऑफ ईच अदर, 90 के एंगल पे, और जिस जगह पर ये इकट्ठे पड़े होते हैं ग्रुप में और इनके पेयर को आप नाम देते हैं सेंट्रोसोम। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए उसको देख लीजिएगा, सेंट्रोसोम। अब ये करते क्या हैं, ये अपने अंदर से राइट बिफोर द सेल डिवीजन ये पेयर में आ जाते हैं, यानी एक और कॉपी बना लेते हैं, और फिर ये करते क्या हैं कि अपने अंदर से धागे निकालते हैं, और वो धागे क्या करते हैं, वो क्रोमोसोम के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं। इसकी अटैचमेंट से क्रोमोसोम के साथ होता क्या है कि इनको ये धागे खींचते हैं और खींच के क्रोमोसोम को क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। अच्छा, ये इसका मतलब है सेंट्रियोल सेल डिवीजन में अपना प्ले रोल करती हैं। इसके अलावा क्या है, कहां से सेल का क्लीवेज होना है, यानी एक सेल जब दो में डिवाइड हो रहा होता है तो कुछ इस तरह उनके अंदर क्लीवेज होता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये अंदर की तरफ पिचकते रहते हैं और दो सेल में क्या करते हैं, डिवाइड हो जाने। ये कहां से होता है, इसका तयन भी कौन करता है, सेंट्रियोल करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेली की तरफ, लेकिन उससे पहले याद रखिए सेंट्रियोल की प्रेजेंस के बारे में बात कर लें तो ये एनिमल, माइक्रोब्स, लोअर प्लांट्स में मौजूद होते हैं, हायर प्लांट्स में मौजूद नहीं होते। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आपने इसको याद रखना है। फिर है साइटोस्केलेटन। लफ्ज साइटो रिप्रेजेंट करता है सेल को और स्केलेटन कहते हैं ढांचे को। जैसे हमारी बॉडी का ढांचा है और ये हमें सपोर्ट दिए हुए है, हमें खड़ा रखे हुए है, वरना उसके अलावा तो गोश्त है जो कि अपने आप को सपोर्ट नहीं दे सकता, मेंटेन नहीं कर सकता। तो सेल के अंदर भी एक स्केलेटन, एक ढांचा मौजूद होता है, और ये सेल की शेप को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। डियर स्टूडेंट, असल में ये साइटोस्केलेटन होता क्या है, ये नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स होता है जिसमें एक्टिन, मायोसिन, ट्यूबुलिन, केराटिन, ये वेरियस प्रोटीन मौजूद होती हैं। अब प्रोटीन की वजह से हम इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स, फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड द एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनको माइक्रोफिलामेंट्स क्यों कहते हैं? दिस इज बिकॉज ऑफ देयर साइज। इंटरमीडिएट को इंटरमीडिएट फिलामेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के इन बिटवीन इनका क्या होता है, साइज इन द नैनोमीटर। बात करें माइक्रोफिलामेंट्स की तो ये हमारे पास एक्टिन के बने होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, और ये इनकी एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दी गई है। एक्टिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी मसल की मूवमेंट में भी, बट अकॉर्डिंग टू योर बुक अभी हम इसे देखेंगे, अदरवाइज सेकेंड ईयर में जब हम मसल की मूवमेंट की जिक्र करेंगे तो आप इसे डिटेल से अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। साइक्लोसिस लास्ट टाइम बताया गया साइटोप्लाज्म के टॉपिक में, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, वो भी कौन करवाता है, माइक्रोफिलामेंट्स करवाते हैं, और इस तरह सेल की शेप भी मेंटेन रखी जाती है, और सेल की ऑर्गेनेलिस को, सेल के मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने में इस तरह हेल्प मिलती है। इंटरमीडिएट फिलामेंट मेंटेन करते हैं शेप को और इंटीग्रेशन ऑफ द सेल कंपार्टमेंट्स, यानी सेल के डिफरेंट एरियाज का आपस में राब्ता क्रिएट करते हैं। इसकी प्रोटीन के बारे में आपकी बुक में जिक्र नहीं है, लेकिन मॉडर्न स्टडीज बताती है वेमेंटाइन और कैराटिन प्रोटीन इसे बनाती है। फिर आता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, साइज इनका 20 to 24 नैनोमीटर है। सीलिया, फ्लैजेला और स्पिंडल फाइबर। अभी हमने सेंट्रियोल में स्पिंडल फाइबर देखे, ठीक है,
वो भी किसके बने, वो जो सेंट्रियोल बनती है वो किसकी बनी होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की, और इसने फिर आगे क्या बनाना होता है, स्पिंडल फाइबर, जो कि क्रोमोसोम्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। फ्लैजेला कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनके पास एक वाइप लाइक छांटे नुमा स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि इनको मूवमेंट में हेल्प देता है। इसके अलावा जैसे पैरामीशियम है, उनकी बॉडी पे सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। ये सारे भी किसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। साइटोस्केलेटन एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ जाते हैं, फंक्शंस और इनके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं किस किस प्रोटीन के बने हुए हैं, इसे आपने एमसीक्यूज के तौर पर देखना है। माइटोकॉन्ड्रिया एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है और ये साथ ही साथ आपके एग्जाम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। माइटोकॉन्ड्रिया इसका नाम इसलिए है क्योंकि जब इसको माइक्रोस्कोप में देखा गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो ये छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के जैसा आपको दिखता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को गौर से देखा जाए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे आप कहते हैं ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये आउटर मेम्ब्रेन जो सी है ये स्मूथ होती है। जो इनर मेम्ब्रेन है इस पे फोल्डिंग्स मौजूद होती हैं अंदर की तरफ, और ये इनर फोल्ड्स जो हमारे पास मौजूद हैं ये इनर मेम्ब्रेन के हैं, और इस जो इनर फोल्ड्स हैं इनको आप कहते हैं क्रिस्टाई, जो कि इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्रिस्टाई, अब इसके अंदर वाली साइड पर लिक्विड मौजूद होता है, ये सारा। इस लिक्विड को नाम दिया जाता है मैट्रिक्स का। ये हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है। ये याद रहे कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना एक सर्कुलर डीएनए भी मौजूद होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, जो अपने आप को खुद क्या कर सकती है, रेप्लिकेट कर सकती है। इसकी इनर मेम्ब्रेन पर नॉब लाइक पार्टिकल मौजूद होते हैं, जैसे मैचस्टिक, माचिस की तीली नहीं होती, उसके ऊपर मसाला लगा होता है, बिल्कुल उसी तरह इसके अंदर ये पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, और इन पार्टिकल्स को आप नाम देते हैं F1 पार्टिकल्स। इन्हें F1 पार्टिकल्स का काम क्या है कि ये ADP को कन्वर्ट कर देते हैं ATP के अंदर। डियर स्टूडेंट, फंक्शन की बात करें तो ये पावर हाउस ऑफ सेल है, सेल का एनर्जी प्रोड्यूसिंग यूनिट है। इसका काम क्या है, इसका काम है ATP को बनाना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ, इसके साथ साथ ये साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म यानी डिफरेंट तरह के रिएक्शन इसमें हो रहे होते हैं, जिनमें हमारे पास क्रेब्स साइकिल है, लिपिड की मेटाबॉलिज्म है, ऐसे कई रिएक्शन, लिपिड मेटाबॉलिज्म है। लिपिड मेटाबॉलिज्म के साथ साथ एरोबिक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ज़रूरी होती है, जैसे कि हम इंसानों में हो रही है, उसके लिए भी ज़रूरी है। ये पावर हाउस ऑफ सेल क्यों है? क्योंकि ये ADP जो कि यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है कि इसमें ATP में, जो कि यूजेबल फॉर्म ऑफ क्या है, एनर्जी है। फूड के अंदर मौजूद एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है ATP के अंदर इस रिएक्शन के ज़रिए। इसको आप क्या कहते हैं, क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल। इस ऑर्गेनेली के अपने राइबोसोम भी होते हैं जिससे ये अपनी प्रोटीन की क्या करती है, सिंथेसिस करती है। डियर स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास एक ऑर्गेनेली जो कि प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट है और उसका नाम है प्लास्टिड। ये वेसिकल्स हैं और ये कैसी मतलब थैलियाँ हैं या ऑर्गेनेलीज हैं जिनके अंदर मौजूद होते हैं कलर्स, जिनके अंदर कलर्स मौजूद होते हैं, पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेलीज। अब ये डिफरेंट वेरिएबल शेप्स की होती हैं, शक्लों की होती हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास हम डिस्कस कर लेते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट हमारे पास एक कलरलेस ऑर्गेनेली, यानी इसके अंदर कोई
कलरिंग पिगमेंट नहीं होता या कलरलेस पिगमेंट होता है, ब्राइट कलर मौजूद नहीं होता। तो ये लीकोप्लास्ट किस काम आते हैं? ये लीकोप्लास्ट फूड को स्टोर करते हैं। अंडरग्राउंड रूट्स जोन सी होती है ना, जितनी अंडरग्राउंड रूट, जैसे पोटैटो है, ठीक है, तो उनके अंदर ये कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका काम क्या है? फूड को स्टोर करना। डियर स्टूडेंट, फिर आता है क्रोमोप्लास्ट, जिसमें क्या मौजूद होता है? ब्राइट कलर, लेकिन ब्राइट कलर अदर देन ग्रीन। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड से कंसंट्रेशन रखिए और डिस्क्रिप्शन के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है, उन्हें भी देखते रहिएगा साथ साथ। ब्राइट कलर जैसे रेड हो सकता है। अब क्रोमोप्लास्ट का फ़ायदा क्या है? क्रोमोप्लास्ट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्रॉस पॉलिनेशन में। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन करनी हो तो इंसेक्ट्स की ज़रूरत होती है, हशरात या जानदार अदर देन प्लांट्स, उनकी ज़रूरत होती है। तो ये कलर क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं और फिर ये जो कलर्स हैं क्रॉस पॉलिनेशन की वजह बनते हैं। अब ग्रीन कलर के अलावा फ्रूट्स के जो कलर हैं, पेटल्स, पत्तियों के जो फूलों की कलर हैं, ये सारे किसकी वजह से हैं? क्रोमोप्लास्ट। उसके बाद आता है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर मौजूद होता है ग्रीन कलर। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है प्लांट की। और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपके सामने है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर होता है जिसको आप कहते हैं क्लोरोफिल। ये ग्रीन कलर जो कि इनके अंदर मौजूद होता है उसे आप क्या नाम देते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है क्या? ये एक ग्रीन पिगमेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लाइट को अट्रैक्ट करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की मौजूदगी में क्या कर देता है? फूड की सिंथेसिस करवाता है। यानी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना किसका काम है? क्लोरोफिल का काम है। और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। डिटेल आप इसके पढ़ेंगे जब आप चैप्टर नंबर हमारे पास बायोएनर्जेटिक्स 11 चैप्टर पढ़ेंगे। इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर है और एक इनर मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर एक लिक्विड मौजूद होता है, वाटरी लिक्विड। उस लिक्विड को आप नाम देते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होता है, उसमें लाइट रिएक्शन नहीं होता। तो लाइट रिएक्शन जो कि लाइट की मौजूदगी में होता है, कहाँ होता है? इन स्ट्रक्चर्स के अंदर। ये जो आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर है, इसे इकट्ठा हम नाम देते हैं ग्रेना, और एक स्ट्रक्चर को आप कहते हैं ग्रेनम। और ये जो फ्लैटेंड वेसिकल्स हैं, ये जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक लाइक वेसिकल्स बनी हुई है, इसको आप नाम क्या देते हैं? थाइलाकॉइड। ठीक है जी। और ये जो नॉन ग्रीन पार्ट है, जो इस ग्रीन पार्ट को, ग्रेनम को जोड़ के रखता है, इसे आप नाम देते हैं इंटर ग्रेनम। ओके, तो ये हमारे पास इनका क्या स्ट्रक्चर, साइज इनका क्या है? वेरिएबल है। और फंक्शन आपको बारी बारी सबके साथ साथ हमने क्या कर लिए? पढ़ लिए। अब आते हैं यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में फ़र्क। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसमें आपको पता होना चाहिए यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स किसे कहते हैं। लव्स कैरियोट रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियस को, और यू का मतलब होता है ट्रू, और प्रो कहते हैं बिफोर को, और कैरियोन का मतलब आपको बता दिया न्यूक्लियस को कहते हैं। इसका मतलब ट्रू न्यूक्लियस, इसका मतलब बिफोर न्यूक्लियस। अब इधर यहां कहना क्या चाह रहा है? देखें, एवोल्यूशन जब हुई ना, तो ऐसे जानदार थे जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं था, वेल डिफाइंड वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मौजूद नहीं था, तो उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और जिनके अंदर वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मौजूद होता है उसे आप क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स। तो ये इनका मेन फर्क इस बुनियाद पर है। अच्छा, फिर अगला फर्क क्या होता है? जो यूकैरियोट्स होते हैं ये एडवांस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होती हैं, और प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद नहीं होती। राइबोसोम दोनों में मौजूद होते हैं, लेकिन दोनों के राइबोसोम में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? कि यूकैरियोट्स का राइबोसोम प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम से डिफरेंट है।
साइज का डिफरेंस है। राइबोसोम 80s का होता है यूकैरियोट, और राइबोसोम 80s से छोटा यानी 70s का होता है इनटू द प्रोकैरियोट्स। ये 80s क्या होता है, क्यों होता है, राइबोसोम वाले टॉपिक में हम ये बात कर चुके हैं। सेल डिवीजन माइटोसिस होती है, हायर में मियोसिस भी हो सकती है, और प्रोकैरियोट्स के अंदर बाइनरी फिशन होती है, यानी एक सेल डिवाइड कर जाता है दो सेल के अंदर। बाइनरी मीन टू, फिशन ब्रेकडाउन कह लें, ठीक है जी। फिर सेल वॉल की बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल सेलुलोज जैसे कि प्लांट, काइटिन जैसे कि हमारे पास हैं फंजाई। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन की होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स की लंबी लंबी चेन होती हैं, और ये लंबी लंबी चेन आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से क्या कहते हैं, जुड़ी होती है, विद द हेल्प ऑफ अमाइनो एसिड कह लें, तो इसको कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। एग्जाम्पल की बात करें तो यूकैरियोट्स में हमारे पास प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल, फंजाई, ये सारे आते हैं जिनके अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद होता है। और प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारे पास आते हैं किंगडम मोनेरा से ताल्लुक़ रखने वाले ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह। तो इसी के साथ ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे आपने क्या करना है, कर लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड रहेगा। न्यूक्लियस इसका नाम है, न्यूक्लियस निकला है जैसे एटम का न्यूक्लियस होता है ना, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं सेंटर में होता है, तो जब ये मिला तो ये सेंटर में था, और ये वेरी प्रोमिनेंट पार्ट था किसी भी सेल का। अगर ये पूरा वाइट बोर्ड सेल है तो इसके सेंटर में ये मौजूद था और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था। तो साइंटिस्ट को लगा कि ये क्या है, सेल का न्यूक्लियस है, जैसे एटम का न्यूक्लियस होता है। खैर, इसकी फर्दर स्टडी की गई और वक्त के साथ साथ इसको मज़ीद डिस्क्राइब किया गया। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन वो साइंटिस्ट था जिसने इसे सबसे पहले 1831 में क्या क्या डिस्कवर किया, और ये वाहद ऑर्गेनेली थी, इसके डिनाई करने वाला कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि इतनी प्रोमिनेंट थी, इतनी वाज़िया थी कि कोई ये कह ही नहीं सकता था कि ये मौजूद है ही नहीं। डियर स्टूडेंट, इनके नंबर्स की बात करें तो ये किसी सेल में एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, जिस सेल में एक न्यूक्लियस होता है उसे आप कहते हैं मोनो न्यूक्लिएटेड, ठीक है, और जिसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं उसे आप कहते हैं पॉली न्यूक्लिएटेड। डियर स्टूडेंट, अगर दो होंगे तो डाई न्यूक्लिएटेड, और तीन होंगे तो ट्राई न्यूक्लिएटेड। लोकेशन की बात करें तो एनिमल्स के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, दिस इज प्रेजेंट एट द सेंटर, बट इन द केस ऑफ प्लांट्स इट इज पुश टुवर्ड द पेरिफेरी। वैक्यूल का टॉपिक हमने आज और अभी पढ़ा, इसमें हमने देखा कि कैसे वैक्यूल क्या आपके न्यूक्लियस को, प्लांट के न्यूक्लियस को पुश कर देती है। न्यूक्लियस ऑफ द प्लांट इज पुश टुवर्ड द पेरिफेरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल, एक बड़ी वैक्यूल की वजह से। हम वन बाय वन इसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इन्वेलॉप। न्यूक्लियस के पास बाहर एक बाउंड्री मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सेल के जो मटेरियल है उसको कवर करके रखना, उसको ऐसे कि वो न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो सेल के मटेरियल के साथ जाके मिक्स ना हो जाए। और हाँ, ये जो एनवेलप है इट्स फर्दर हैव टू पार्ट्स। इसे आप आउटर और इनर मेम्ब्रेन में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। आउटर वाली जो इसकी मेम्ब्रेन है उसके साथ मौजूद होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इनर इज कॉन्टिन्यूअस विद द फ्लूइड ऑफ द न्यूक्लियस जिसको आप नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद होता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, कहीं कहीं ये दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यूअस हो जाती हैं और बनाती क्या हैं, इसकी वजह से जब ये दोनों मेम्ब्रेन आपस में कॉन्टिन्यूअस हो जाती हैं, दिस फॉर्म द न्यूक्लियर पोर।
अब डियर स्टूडेंट, ये न्यूक्लियर पोर क्या करते हैं इसे आपने देखना है। ये ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। ये आपके सेल के वार्डन है ना, ये न्यूक्लियस में मौजूद हैं और न्यूक्लियस के वार्डन है, यानी ये इन और आउट क्या चीज़ आएगी क्या चीज़ बाहर जाएगी वो इसी के थ्रू आएगी और इसी के थ्रू जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर पोर। इनकी तादाद की बात करें तो बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं ये और बहुत कम भी हो सकते हैं। जैसे एग सेल के अंदर इनकी तादाद 30,000 तक है और RBCs की बात करें, रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो इनकी तादाद कम है। डियर स्टूडेंट, ऐसा क्यों? क्योंकि रेड ब्लड सेल एक डिफरेंशिएटेड सेल है, उसे उसके मुस्तकबिल का पता है, और एग सेल एक नॉन डिफरेंशिएटेड सेल है। और इस पे वो 3 इडियट में कहता ना, मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा। तो हमें नहीं पता अंडे का बनेगा क्या, उसको जिंदगी मिलेगी, चूजा मिलेगा आगे जाके कि यहाँ तवे पर फ्राई होगा। इसलिए इतने ज्यादा पोर रखे हुए हैं क्योंकि इसका मुस्तकबिल नहीं पता किसने कहाँ जाना है, इससे चूजा निकलना भी है कि नहीं है। लेकिन रेड ब्लड सेल का मुस्तकबिल हमें पता है, इसने ऑक्सीजन को कैरी करना है। तो जो डिफरेंशिएटेड सेल है उनमें क्या होते हैं, पोर्स की तादाद क्या होती है, वो थोड़ी एज कंपेयर टू नॉन डिफरेंशिएटेड सेल। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस तो एक वेरी प्रोमिनेंट स्टेन्ड पार्ट है, लेकिन उसके अंदर एक डार्कली स्टेन्ड पार्ट मौजूद होता है, डार्कली कलर्ड पार्ट मौजूद होता है। और इस डार्कली स्टेन्ड पार्ट को क्या कहा जाता है, दैट इज न्यूक्लियोलस। ये क्या कहलाता है हमारे पास, दैट इज न्यूक्लियोलस। ध्यान से कंसंट्रेट कीजिएगा। अब ये जो न्यूक्लियोलस है, ये डार्कली स्टेन्ड पार्ट है। इसके 2 रीजन होते हैं, इसके 2 रीजन होते हैं। इसका जो पेरिफेरल, ये किनारों वाला एरिया है, दैट इज ग्रैनुलर, दानेदार। और इसका ये जो सेंट्रल रीजन है, दैट इज फिब्रिलर। ठीक है, न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है, राइबोसोम को बनाना। और राइबोसोम्स क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो आमतौर पर इसके पेरिफेरल रीजन में ग्रेन्यूल्स, ये राइबोसोम मौजूद होते हैं, और ये अंदर क्या है, इसके RNA मौजूद है। और न्यूक्लियोलस इज द वेरी मच प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। ये काफी ज्यादा क्या है, प्रोमिनेंट पार्ट है किसी भी न्यूक्लियस का। ओके डियर स्टूडेंट, अब एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक थ्रेड लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है जब न्यूक्लियस नॉन डिवाइडिंग स्टेज पर होता है, यानी डिवाइड नहीं कर रहा होता। इस थ्रेड लाइक मटेरियल को आप क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है, थ्रेड लाइक मटेरियल। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये सेल कब आपको विजिबल होगा, जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज पर होगा। लेकिन सेल जैसे ही डिवाइडिंग स्टेज पर जाएगा, डिवाइडिंग स्टेज पर जाते ही ये जो थ्रेड लाइक मटेरियल है, दिस थ्रेड लाइक मटेरियल स्टार्ट कंडेंसिंग, और ये कंडेंस होकर आपको एक स्ट्रक्चर देता है, और इस स्ट्रक्चर को आप नाम देते हैं क्रोमोसोम। हमारे पास क्या है, ये क्रोमोसोम। तो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द क्रोमैटिन मटेरियल इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। इसके सेंटर पे ये वाला पार्ट कहलाता है सेंट्रोमियर। इसके ऊपर प्रोटीन मौजूद होती है जिसके साथ आके स्पिंडल फाइबर लगते हैं, स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। और आपने कभी कभार देखा होगा क्रोमोसोम को यूं लिखा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, कोई इतना फ़र्क नहीं है। ये एक क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम की उसके साथ कॉपी मौजूद है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने। ठीक है जी, ओके डियर स्टूडेंट, अब क्रोमोसोम का नंबर किसी एक स्पीशी के अंदर कंजर्व होता है। मसलन मैं हूँ, कोई और इंसान है, इनके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन ये 46 क्रोमोसोम उनके सोमैटिक सेल में मौजूद होते हैं। अच्छा, इसका मतलब सेल की भी कोई और टाइप होती है? जी,
सोमैटिक के साथ साथ हमारे पास जर्म लाइन सेल मौजूद होते हैं जिन्हें रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं। सोमैटिक सेल लेट्स सपोज स्किन का सेल है। जर्म लाइन सेल में हमारे पास स्पर्म और एग आता है। इनके अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं। खैर ये दोनों मिलकर दोबारा क्या बनाते हैं, 46 बनाते हैं, जो कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है। अच्छा, ये जो 46 क्रोमोसोम है इसे आप लिखते हैं डिप्लॉयड, और 23 को आप लिखते हैं हैप्लॉयड या n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, n 23 इज इक्वल टू n। तो ये 46 है, 46 होता है 23 प्लस 23 यानी n प्लस n इज इक्वल टू 2n। डिप्लॉयड को 2n लिखते हैं हम, हैप्लॉयड को हम n लिखते हैं, और हैप्लॉयड का मतलब होता है सेल हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब इस तरह का एक टेबल आपकी बुक में दिया हुआ है जिसे हम अभी आपकी स्क्रीन पर क्या कर देंगे, शो कर देंगे। उसे एमसीक्यूज के तौर पर आपने क्या रखना है, याद रखना है। और ये हमारा क्या था, एक न्यूक्लियस का टॉपिक था, इंपॉर्टेंट है, इसे लाजमी देख लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।